हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत कला और संस्कृति के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक कला और संस्कृति से संबंधित व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेडिंग लिखो कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व या व्यक्ति लिख सकते हो। प्रमुख व्यक्ति इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल एक ना एक दो बन जाता है हर एक परीक्षा में। तो सबसे पहले हम देखेंगे तानसेन के बारे में। किसके बारे में? तानसेन। तो हेडिंग लिखो पहला तानसेन। तानसेन के बारे में देखेंगे। देखो, तानसेन अकबर के क्या थे? दरबारी कवि थे, जिनका वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। और बताया जाता है कि अकबर के यहाँ आने से पहले ये एक रीवा जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, वहां के राजा रामचंद्र जी के यहाँ भी सेवा में थे। तो हम एक एक पॉइंट जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहला लिखना है हम तानसेन के बारे में कि अकबर के दरबारी कवि थे, जिनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम एग्जाम में पूछा जाता है, वास्तविक नाम भी रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। तो ये याद रखना आपको, वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। दूसरा पॉइंट जो हमको इसमें याद रखना, ये हिंदुस्तानी गायन की ध्रुपद शैली से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता, किस शैली से संबंधित थे? हिंदुस्तानी गायन की ध्रुपद शैली से। तो दूसरा पॉइंट लिखो, हिंदुस्तानी गायन की ध्रुपद शैली से संबंधित थे। ध्रुपद शैली से संबंधित थे। तो ये याद रखना आपको, ध्रुपद शैली इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीसरा पॉइंट याद रखना, अकबर से पहले रीवा एक जगह है मध्य प्रदेश में। रीवा कहां पर? एमपी यानी मध्य प्रदेश। रीवा के राजा रामचंद्र के यहां सेवा में थे। ये एक बार यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि तानसेन अकबर से पहले किसके यहां पर अपनी सेवा दे चुके थे? तो रीवा के राजा रामचंद्र के यहां पर। अगला पॉइंट इनको याद रखना, आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है हमको याद रखना वो कि इनका जन्म कहां पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। दूसरा पॉइंट, इनका घराना भी कौन सा? ग्वालियर घराना। और इनकी मृत्यु के बाद इनका मकबरा भी कहां बनवाया गया? तो ग्वालियर में। तो लिखना, जन्म कहां पर हुआ? ग्वालियर। दो पॉइंट याद रखना। और पूछा जाए इनका घराना कौन सा था? घराना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तानसेन किस घराने से संबंधित थे? तो आंसर दोगे ग्वालियर घराना। तो ये पॉइंट याद रखना। और पूछा जाता है कि तानसेन का मकबरा कहां पर है? तो तानसेन का मकबरा भी कहां पर है? तानसेन का मकबरा। तो ध्यान देना, इसका भी आंसर क्या लगाओगे? ग्वालियर। और ग्वालियर जगह कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक जितने बताएं। अकबर के दरबारी कवि थे, वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। ध्रुपद शैली से संबंधित थे और रामचंद्र जी के यहां पहले सेवा दे चुके थे। जन्म इनका ग्वालियर, घराना भी ग्वालियर और इनका मकबरा भी ग्वालियर। फिर पूछा जाता है तानसेन के बारे में कि इनके गुरु कौन थे?
तो ध्यान रखना, इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। नरहरिदास, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरहरिदास। कभी कभी पूछा जाता है कि इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो ध्यान रखना, आध्यात्मिक गुरु अगर पूछा जाए, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु पूछा जाए, तो मोहम्मद गौस, ये एक सूफी संत थे, मोहम्मद गौस। अगर सामान्य गुरु पूछे जाएं तो नरहरिदास, और आध्यात्मिक गुरु पूछे जाएं तो मोहम्मद गौस। क्या थे ये? एक सूफी संत थे, सूफी संत। तो ये पॉइंट भी याद रखना। फिर यहीं पर आपसे पूछा जाएगा तानसेन के बारे में, कि तानसेन जिनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं बताओ। तो इनकी क्या बताओ? प्रमुख रचनाएं। तो ध्यान देना, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं, मियां की ठोड़ी, इंपॉर्टेंट है, मियां की ठोड़ी, मियां की मल्हार, मियां की ठोड़ी, मियां की मल्हार। तो ये क्या रखना, ये सभी पॉइंट हमें किसके बारे में याद रखने हैं? तानसेन के बारे में। सबसे पहले तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे। दूसरा, हिंदुस्तानी गायन की कौन सी शैली से संबंधित है? ध्रुपद शैली से। तीसरा, जो अकबर के यहां से आने से पहले ये किसके दरबारी कवि थे? रामचंद्र जी। जी भी लगा सकते हो या रामचंद्र से ही, रामचंद्र जी लगा दो तो और थोड़ा अच्छा रहेगा, रामचंद्र जी की सेवा में थे। जन्म कहां पर हुआ? ग्वालियर। घराना कौन सा? ये भी ग्वालियर। तानसेन का मकबरा अगर पूछा जाए तो ये भी कहां पर? मध्य प्रदेश, ग्वालियर। गुरु का नाम पूछा जाए तो नरहरिदास। आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछा जाए तो मोहम्मद गौस, जो क्या थे? एक सूफी संत थे। अगर रचनाएं पूछी जाए तो मियां की ठोड़ी, मियां की मल्हार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता, किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। तो ध्यान, इनके नाम पर ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में तानसेन पुरस्कार दिया जाता है, तो ये सब पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से किसमें याद रखने हैं हमें? तानसेन के बारे में। जो इसमें हम दूसरी पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, दूसरा वो पढ़ेंगे हम अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी ने इनको बार बार पूछा कि अमृता शेरगिल का संबंध किस विधा से है। तो ये क्या है? एक फेमस पेंटर है, ये चित्रकार हैं। तो याद रखना इसको, क्या है? प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं। जबकि इनका जन्म कहां पर हुआ है? जन्म इनका हंगरी में हुआ। तो पूछने लगे, जन्म हंगरी देश में हुआ। तो ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है सभी। इस स्लाइड को नोट करें, फिर हम अगली व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर, तो लिखो लता मंगेशकर जी, हेडिंग लिखो लता मंगेशकर। तो अगला लिखना तीसरी पर्सनैलिटी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर
तो ध्यान रखना, सबसे पहले ये प्रसिद्ध क्या है, प्रसिद्ध गायिका है, प्रसिद्ध गायिका। दूसरा पॉइंट, इनसे क्वेश्चन बनता कि स्वर कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता, तो ध्यान देना, इनको क्या कहा जाता, स्वर कोकिला, स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध, इंपॉर्टेंट है, स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। अगर वहीं पर पूछा जाए कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन अलग आता, भारत कोकिला, तो इसको भी याद रखना। अगर पूछा जाए भारत कोकिला, भारत कोकिला, तो आपको इसमें याद रखना नाम सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और किसने कहा था, गांधी जी ने, गांधी जी ने, तो ये याद रखना। और ध्यान रखना, लता मंगेशकर के नाम गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इन्होंने 30,000 से प्लस गाने गाए। कितने, 30,000 से अधिक गाने गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 30,000 से अधिक गाने गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। इनसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता कि स्वर कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता, तो लता मंगेशकर। अगली जो पर्सनैलिटी हमको याद रखनी है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर जी के बारे में एक और बात ध्यान रख लेना कि इन्हें 2001 में क्या मिला है, भारत रत्न। इसके अतिरिक्त पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी इनको मिल चुके हैं, तो हमें भारत रत्न याद रखना 2001 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये क्या है, प्रसिद्ध शहनाई वादक, प्रसिद्ध शहनाई वादक, इंपॉर्टेंट है। किसी वाद्य यंत्र से संबंधित है, शहनाई से। इन्हें भी वर्ष 2001 में ही लता मंगेशकर जी के साथ कौन सा पुरस्कार, भारत रत्न से सम्मानित करा गया। तो वर्ष 2001 में भारत रत्न, तो ये इनके बारे में ध्यान रख लेना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में। अगली जो पर्सनैलिटी हमको पढ़नी है, पंडित भीमसेन, पंडित भीमसेन जोशी, इंपॉर्टेंट है ये भी, पंडित भीमसेन जोशी। और ध्यान रखना, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है, क्लासिकल सिंगिंग से, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित और इन्हें भी वर्ष 2000 कब, 2008 में क्या मिला हुआ, भारत रत्न। 2008 में भारत रत्न से सम्मानित है, ये भी से सम्मानित। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। तो इसमें हमने देखा लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, और अगर वहीं पर पूछा जाए भारत कोकिला, तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को किसने कहा, गांधी जी ने। 30,000 से अधिक गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके पास। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, वर्ष 2001 में क्या मिला, भारत रत्न से सम्मानित है। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं, 2001 में क्या मिला हुआ है, भारत रत्न। और एक और ध्यान रखना, इनका घराना अगर पूछ लिया जाए तो किराना घराने से संबंधित है, इनका घराना किराना घराना। तो इन सभी को नोट करो, फिर हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हुए हैं, इनके बारे में वही डिस्कशन करा जा रहा है।
और यहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं, तो इनको सबको अच्छे से याद रखना है। अगली पर्सनैलिटी जो हम पढ़ेंगे, बेगम अख्तर। बेगम अख्तर इंपॉर्टेंट है। बेगम अख्तर भी, इनका उपनाम है मल्लिका ए गजल या गजलों की रानी। तो सबसे पहले इनके बारे में, बेगम अख्तर के बारे में, मल्लिका ए गजल या गजलों की रानी, गजलों की रानी इनका उपनाम है। और ये ठुमरी गायन से भी संबंधित है, ठुमरी गायन से संबंधित ये संगीत की क्या है, शैलियां, ध्रुपद, ठुमरी, इस टाइप से। तो ये ठुमरी गायन से संबंधित है। और इनको क्या कहा जाता है, मल्लिका ए गजल। एसएससी में यही पूछा हुआ कि किसे मल्लिका ए गजल या गजलों की रानी के रूप में जाना जाता, तो बेगम अख्तर। अगली जो पर्सनैलिटी याद रखनी है, गिरिजा देवी। गिरिजा देवी इंपॉर्टेंट है। गिरिजा देवी, इनको ठुमरी की क्या बोलते हैं, रानी। इनको ठुमरी की रानी के नाम से मशहूर है। तो उपनाम लिखना है इनका, उपनाम ठुमरी की रानी। ठुमरी की रानी इंपॉर्टेंट है। ठुमरी की रानी के नाम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन प्रसिद्ध है, गिरिजा देवी। गिरिजा देवी। और ये भी क्या है, ठुमरी गायिका। ये भी ठुमरी गायिका, ठुमरी गायिका। अगला जो आपको याद रखना, वो याद रखना है सितारा देवी। सितारा देवी ये क्या है, सितारा देवी ये कथक नृत्य की हैं। जो एक शास्त्रीय गायन है कथक, उसकी क्या है, नृत्य की। तो लिखना है इनके बारे में, कथक नृत्य की। एक क्वेश्चन आता है कि किसको रविंद्रनाथ टैगोर ने मात्र 16 वर्ष की आयु में ठुमरी की क्या, उसकी कथक की साम्राज्ञी कहा था। तो आपको आंसर देना सितारा देवी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लिखना, इन्हें मात्र 16 वर्ष की आयु में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, ठुमरी साम्राज्ञी। ठुमरी साम्राज्ञी, ठुमरी साम्राज्ञी कहा था। तो ये भी आपको याद रखना। इसी में अगला याद रखना, अगला पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, काफी पूछे जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस विधा से संबंधित हैं, तो इसका भी आप आंसर दोगे। ये भी कथक नर्तक हैं। ये किससे, कथक नर्तक हैं। ये भी कथक नर्तक, पंडित बिरजू महाराज। तो इसमें हमने देखा बेगम अख्तर मल्लिका ए गजल या गजलों की रानी, ठुमरी गायन से संबंधित है। गिरिजा देवी, ये गिरिजा देवी को क्या बोलते हैं, ठुमरी की रानी। इंपॉर्टेंट है ठुमरी की रानी। फिर हमने देखा सितारा देवी, जो क्या है, कथक नृत्य की है। इन्हें क्या कहा गया, कथक साम्राज्ञी। किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर हमने जाना किसके बारे में, पंडित बिरजू महाराज, जो किससे संबंधित है, ये कथक नर्तक हैं। कथक नर्तक हैं। अगला जो आपको याद रखना है, हरिप्रसाद चौरसिया एवं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष, तो ये क्या है,
बांसुरी वादक। क्या है? बांसुरी वादक। ये सबसे ज्यादा बार पूछे हुए हैं, सबसे ज्यादा बार पूछे हुए हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया एवं पन्नालाल घोष किस विधा से संबंधित हैं? तो ये क्या है? बांसुरी वादक हैं। तो इस स्लाइड को नोट करो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। देखो जितने भी हैं ये सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इनको अलग से पढ़ाया जा रहा है प्रमुख व्यक्तित्व के चैप्टर में। अगला जो याद रखना है आपको, अगली पर्सनैलिटी, अब मैं नंबर भूल गया तो अब एक से स्टार्ट कर देते हैं, इनको याद कर लेना। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ कि राजा रवि वर्मा किस विधा से संबंधित है, और ये कहां के रहने वाले थे? केरल के। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, केरल के रहने वाले हैं, केरल के निवासी। दूसरा पॉइंट कि ये कौन है? ये प्रसिद्ध चित्रकार है, प्रसिद्ध चित्रकार। बस सिर्फ इतना ही तो याद रखना, जैसे अमृता सहगल भी क्या थी? प्रसिद्ध चित्रकार। उसी प्रकार राजा रवि वर्मा। दूसरा इसमें याद रखना है चित्रकार में जैमिनी राय, जैमिनी राय। तो ये भी क्या है? ये भी प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार। राजा रवि वर्मा और जैमिनी राय। एम.एफ. हुसैन, एम.एफ. हुसैन, एम.एफ. हुसैन, एम.एफ. हुसैन। पूरा नाम अगर पूछा जाए, मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। और ये भी किस विधा से संबंधित है? ये भी कौन है? चित्रकार हैं, चित्रकार हैं। देखो इन्हें भारत छोड़कर अमेरिका भागना पड़ गया था, क्योंकि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की क्या बना दी थी? नग्न तस्वीरें बना दी थी। तो इसलिए फिर जो बजरंग दल हैं और शिवसेना जो ये संगठन है, तो इन्होंने क्या काम करा? इनका विरोध करा, इन्हें मारने की धमकी दी, तो इन्हें कहां भागना पड़ा? अमेरिका। इन्हें अमेरिका भागना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बना दी थी। तो ये भी याद रख लेना। कभी कभी पूछा जा सकता है कि एम.एफ. हुसैन का संबंध किससे है? चित्रकारी से। अभी तक हमने 4 चित्रकार देखे, अमृता शेरगिल पिछली स्लाइड में, राजा रवि वर्मा केरल के निवासी, ये भी प्रसिद्ध चित्रकार, जैमिनी राय प्रसिद्ध चित्रकार, तो इनको याद रखना, और एम.एफ. हुसैन। अगला जो पढ़ेंगे हम, चौथा इसमें अबिंद्र नाथ टैगोर, या इनको अबान ठाकुर भी बोला जाता, अबान ठाकुर, ये इनका छद्म नाम है, अबान ठाकुर। ये कौन है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के क्या हैं? संस्थापक। पूछा हुआ इनके बारे में भी, अबान ठाकुर। अगला जो हमें पढ़ना, रविंद्र
नाथ टैगोर, इनको तो आप जानते ही होंगे, गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है ये। क्या कहा गया है इनको? इनको गुरुदेव भी कहा जाता है, गुरुदेव, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके बारे में आपको क्वेश्चन ध्यान रख लेना है। पहला क्वेश्चन कि 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले क्या थे? प्रथम भारतीय थे। कौन सी कविता संग्रह? गीतांजलि कविता संग्रह के लिए। तो पहला क्वेश्चन इनके बारे में लिख लेना, 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। दूसरा इसी में याद रखना, प्रथम भारतीय कौन से कविता संग्रह के लिए अगर पूछा जाए तो यहां पर लिख देते हैं हम इनके बारे में थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यहां ध्यान देना। तो कौन से कविता संग्रह के, कविता संग्रह अगर पूछा जाए, कविता संग्रह कौन सा? गीतांजलि, गीतांजलि के लिए। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस कविता संग्रह के लिए मिला? गीतांजलि के लिए। अगला पॉइंट जो इनके बारे में आपको याद रखना, ये सब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। यहां ऐसे लिख लेना। अगला पॉइंट याद रखना इसमें कि इन्होंने किसके, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार की रचना की है। तो दो देशों का राष्ट्रगान किस एक व्यक्ति ने लिखा पूछा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भारतीय राष्ट्रगान इसको तो सब जानते हैं, जनगण मन एवं बांग्लादेश, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार परीक्षा में, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के क्या है के रचयिता। तो ये भी याद रखना। कुछ इनकी रचना एक दो याद कर लेना रचना, जिसमें एक पोस्टमास्टर सबसे प्रसिद्ध पोस्टमास्टर गीतांजलि, इनको याद रखना। तो ये था किसके बारे में? रविन्द्रनाथ टैगोर। दोबारा देखते हैं, गुरुदेव के नाम से भी इनको जाना जाता है। 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले क्या थे? प्रथम भारतीय थे। कविता संग्रह गीतांजलि के लिए, राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार की रचना किसने करी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इस स्लाइड को नोट करो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि गांधी जी के प्रिय भजन, ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ था, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तीने कहिए पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो गुजरात के रहने वाले नरसिंह मेहता, गुजरात के रहने वाले नरसिंह मेहता। तो लिखो इसमें अगला, नरसिंह मेहता कहां के रहने वाले हैं? गुजरात के, गुजरात। ये कवि हैं, क्या हैं? कवि। तो इन्होंने गांधी जी के प्रिय भजन लिखो, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तीन है कहिए, वैष्णव जन तो तीन है कहिए, वैष्णव जन तो तीजे कहिए, तीन है कहिए, पीर पराई जाने रे। इसका मतलब है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई, अर्थात मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देखकर उसके दर्द को महसूस करे, उसी को व्यक्ति कहा जा सकता। तो वैष्णव जन तो तेने तीन है कहिए, इसको तीन है को ऐसे भी लिख सकते हैं, वैष्णव जन तो तीन है कहिए पीर पराई जाने रे।
तो ये यूपी पुलिस ने पूछा था कि इस भजन के रचयिता कौन है? के रचयिता, के रचयिता नरसिंह मेहता, तो ये याद रखना। अगला जो हम पढ़ेंगे, अगली पर्सनैलिटी कलावती देवी। कलावती देवी ये प्रसिद्ध मणिपुरी डांसर है, शास्त्रीय गायन मणिपुरी की नृत्य की, याद रखना। जहां पर कलावती देवी याद रखो तो एक और याद रखना बिंबावती देवी, ये भी नाम पूछा हुआ। बिंबावती देवी, कलावती देवी, बिंबावती देवी, तो ये भी क्या है? मणिपुरी डांसर, मणिपुरी नृत्य की, याद रखना। तबला वादकों में जाकिर हुसैन, हालांकि और भी हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है इस पर, प्रसिद्ध वादक और उनके संबंधित व्यक्ति कलाकार, तो इसमें हमने तबला वादकों में जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, विलायत खां, ये सब पढ़े थे। तो आप इसको ध्यान रखना जाकिर हुसैन के बारे में, ये भी क्या है? जाकिर हुसैन तबला वादक है, तबला, दाट नाम देता है, दाट पूछता तबला वादक, वादक, ये ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट अगला जो महत्वपूर्ण नाम है एम एस सुब्बालक्ष्मी, एम एस सुब्बालक्ष्मी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एम एस सुब्बालक्ष्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है सवाल। सबसे पहले ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की या हिंदुस्तानी शैली से संबंधित है, हिंदुस्तानी गायन शैली से संबंधित, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन एवं कर्नाटक संगीत गायन शैली से संबंधित है, से संबंधित। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है इनके बारे में, किस विधा से संबंधित है, उसी में ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता, वर्ष 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला था और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम क्या थी? गायिका। तो अगला क्वेश्चन 1998 में भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम गायिका कौन थी? ये प्रथम गायिका थी, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है सवाल में कि सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाली गायिका कौन है? प्रथम गायिका एम एस सुब्बालक्ष्मी। इसी में अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में गायन प्रस्तुत करने वाली क्या थी? ये प्रथम महिला थी। तो अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में गायन प्रस्तुत करने वाली क्या थी? प्रथम गायिका, प्रथम भारतीय संगीतकार, तो ये भी याद रखना, इसको नोट करो, फिर हम आगे लिखते हैं। अगला जो नाम याद रखना, दादा साहब फाल्के, इनका नाम सबने सुना होगा। इनके नाम पर फिल्म उद्योग में क्या दिया जाता? पुरस्कार, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो दादा साहब फाल्के भारतीय
सिनेमा के जनक, भारतीय सिनेमा उद्योग के जनक, उद्योग के जनक। पहला क्वेश्चन तो याद रखना। यही मैं कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा था, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र पहली, परंतु वो मूक फिल्म थी, उसमें आवाज नहीं थी, इसको नाटक के रूप में प्रदर्शित करा गया था, मूक नाटक के तौर पर। पूछा जाए प्रथम बोलती फिल्म, तो आलम आरा, नोट करके लिख लेना। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, और ये कैसी थी, मूक फिल्म थी, मूक फिल्म थी। दूसरा इनके बारे में लिखना, पहली बोलती फिल्म, बोलती फिल्म कौन सी थी, आलम आरा, आलम आरा। ये दोनों क्वेश्चन याद रख लेना। अगला जो नाम याद रखना है आपको, वो याद रखना है, दादा साहब फाल्के हो गया, भारत तीजन बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीजन बाई, बहुत पूछा जाता। एक छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य आधारित लोक संगीत है, उससे संबंधित है ये, तो ये ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ लोक नृत्य आधारित लोकगीत, पंडावनी, क्या नाम है, पंडावनी, इंपॉर्टेंट है ये, पंडावनी से संबंधित है, से संबंधित है, संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला जो इनके बारे में तथ्य आपको ध्यान रखना, इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों ही पुरस्कार मिल चुके हैं। तो पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण प्राप्त करता, ये पॉइंट भी आपको याद रखना। अगला जो हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो। सबसे पहले ध्यान रखना, अमीर खुसरो ये बलबन के दरबारी कवि थे, प्रारंभ में किसके, बलबन के, बलबन के दरबारी कवि थे। इन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, इन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों, ये क्वेश्चन आया, वाह, इन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, और इनके गुरु ने देखा था 7 का, 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। एक बार पूछा था ये कौन है, ये वैसे तो संगीतकार भी थे, कवि भी थे, फिर तो इनको जो सही आंसर था उस समय, ये उर्दू कवि, उर्दू कवि थे, ये सही आंसर था। तो 8 सुल्तानों। अब गुरु का नाम ध्यान रखना, गुरु निजामुद्दीन औलिया, औलिया, निजामुद्दीन औलिया। औलिया जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। तो ध्यान देना इसमें। अगला जो पॉइंट है हमको याद रखना, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता, अमीर खुसरो को
खुसरो को भारत का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है। तो अभी तक हमने अमीर खुसरो के बारे में क्या जाना कि क्या थे ये बलबन के क्या थे, दरबारी कवि थे जिन्होंने कितने दिल्ली के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। उर्दू कवि थे, गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तूताए हिंद। ध्यान देना इसमें, इनका जो जन्म था, वो पटियाली, चलो ऊपर लिखते हैं, अब पहले इसको नोट करें फिर ऊपर लिखते हैं, ये नीचे लिखा नहीं जा रहा, इसको नोट करें पहले अमीर खुसरो के बारे में। और ये स्लाइड देखो, अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो एटा जिले के पटियाली में हुआ था, परंतु अब वो जगह आती है कासगंज डिस्ट्रिक्ट में। कौन से जिले में, कासगंज, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कासगंज और एटा दोनों जिले। तो जब इनका जन्म के समय हुआ था एटा में, अब वो जगह कहां पर पहुंच गई, नया डिस्ट्रिक्ट बन गया कासगंज। तो लिखा है अमीर खुसरो के बारे में लिख रहे हैं हम। अगला पॉइंट, अमीर खुसरो का जन्म कहां पर था, पटियाली, ये याद रखना, पटियाली में इनका जन्म था। और ये कहां पर था, एटा। अब कहां है, अब कासगंज, उत्तर प्रदेश। कासगंज में कहां, कासगंज कहां पर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो ये भी आप याद रखना। अगर कासगंज ऑप्शन में ना हो तो आंसर फिर भी क्या टिक करोगे, एटा ही। और जगह का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछा एक बार, कहां पर, पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म, देखो अमीर खुसरो को सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है कि सितार और तबले का आविष्कार किसने करा था, अमीर खुसरो ने। सितार एवं तबला का आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता, अमीर खुसरो। जो सितार था वो बराबर किसके था, वीणा और ईरानी तंबूरा, इन दोनों यंत्रों से मिलकर बना था सितार। वीणा और ईरानी तंबूरा, तो ये भी याद रखना। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक। खुसरो को हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक कहा जाता है, ये भी याद रखना। अमीर खुसरो को गजलों का जनक भी कहा जाता। अगला क्वेश्चन, गजलों का जनक। और एक इन्होंने नई काव्य शैली सबाब हिंदवी का जन्मदाता इनको कहा जाता है। सबाब हिंदवी या हिंदुस्तानी गायन शैली, इन्हें नई गायन शैली सबाब ए हिंदवी, सबक ए हिंदवी या हिंदुस्तानी गायन शैली, गायन शैली का क्या कहा जाता, जन्मदाता। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, का जन्मदाता कहा जाता। तो इनको सबको आपको याद रखना। हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक अमीर खुसरो, नई गायन शैली सबाब हिंदवी का जनक ये। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें
ओलिया ने क्या एक उपाधि दी कि तुर्क अल्लाह, तुर्क अल्लाह की उपाधि दी थी, उपाधि दी। बताया जाता कि इनके पिता जो थे वो तो तुर्की मुसलमान थे और माता हिंदुस्तानी थी, अमीर खुसरो की। तो ये भी याद रखना। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अमीर खुसरो ने सबसे पहले बताया कि शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ। अमीर खुसरो के अनुसार कौन सा खेल? शतरंज। शतरंज का आविष्कार कहां पर हुआ? भारत में। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था एक बार एग्जाम में कि सर्वप्रथम जमींदार शब्द का प्रयोग इन्होंने करा। सर्वप्रथम जमींदार शब्द का प्रयोग किया। तो ये भी आपको याद रखना अमीर खुसरो के बारे में। और इनका जो मकबरा वो कहां पर है? इनका मकबरा है दिल्ली में, दिल्ली में। तो ये भी पॉइंट याद रखना, इसको नोट डाउन करें। फिर हम इनकी कुछ रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। कुछ रचनाएं पढ़ेंगे हम अमीर खुसरो की। तो हेडिंग लिखना रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम जानेंगे। पहली रचना याद रखना आशिका। आशिका, आशिका में ध्यान देना, इस रचना में अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां और गुजरात की एक राजकुमारी थी देवल देवी, उनकी प्रेम कहानी है। तो लिखना अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां, खिज्र खां एवं देवल देवी, ये कहां से थी? गुजरात, गुजरात, गुजरात। तो दोबारा से लिखते हैं इसको, गुजरात से थी ये की कहानी है। कौन सी में? आशिका में। एक अगली रचना आपको याद रखनी है इनकी, नूह सिफर। नूह सिफर, नूह सिफर इंपोर्टेंट है। इस पुस्तक में भारत को पृथ्वी का स्वर्ग बताया, भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है, ये पॉइंट याद रखना। एक अगली पुस्तक याद रखना किरण उत्सादेन, चौथी याद रखना तुगलकनामा, तुगलकनामा ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी हुई है एग्जाम में तुगलकनामा भी। पांचवी याद रखना लैला मजनू, लैला मजनू भी पूछी हुई है, लैला मजनू। और शीरी फरहाद, फरहाद ये भी पूछी हुई है, शीरी फरहाद। अगली पुस्तक आपको याद रखनी है खजान उल फतेह। इस पुस्तक में इसने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन करा, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन, सैन्य अभियानों का वर्णन करा। और अंतिम एक और ध्यान रखना मिफ्ता उल फतेह, मिफ्ता उल फतेह
तो मिफ्ताह उल फतेह, इसमें किसके, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन, खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन। देखो एग्जाम में एक पुस्तक इनमें से आ जाती है, तो इनको अच्छे से याद करना। आसिका या अंशिका अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां की और देवल देवी की राजकुमारी की, गुजरात की राजकुमारी देवल देवी की कहानी। नूह से पर में पृथ्वी को स्वर्ग बताया। गर फिरदौस बर रुए, हमी अस्त जमी अस्त, हमी अस्तो, इस टाइप से जो कहा इसी में कहा। किरण उत्सादन तुगलकनामा, लैला मजनू, सीरी फराद, खजात उल फतेह अलाउद्दीन खिलजी, मिफ्ताह उल फतेह जलालुद्दीन खिलजी। अगली जो हम पढ़ेंगे इसमें पर्सनैलिटी, वो पढ़ेंगे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, देखो इनका जन्म जो हुआ था, जन्म वो बदायूं में हुआ था। बदायूं यूपी में एक जगह डिस्ट्रिक्ट है बदायूं। और मृत्यु या मकबरा अगर इनका पूछा जाए तो वो याद रख लेना दिल्ली, जहां पर अमीर खुसरो का। और ये अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। इनके बारे में जो क्वेश्चन याद रखना आपको, वो याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता कि दिल्ली का एक सुल्तान था ग्यासुद्दीन तुगलक, तो ग्यासुद्दीन तुगलक के साथ निजामुद्दीन औलिया के कटु संबंध थे। तो ये याद रखना, ग्यासुद्दीन तुगलक के साथ कटु संबंध थे। एक बार बताया जाता है कि ध्यान देना, जब ग्यासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा तो ऐसा बताते हैं कि इनके पास जितनी भी, मतलब इनकी कुटी में जितनी भी दान दक्षिणा आती थी, तो वो सब धन दौलत इनके पास थी निजामुद्दीन औलिया के। तो वो गया हुआ था ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान में, बंगाल में तिरहुत अभियान पे गया हुआ था। तो वहां ऐसा होता है कि आदेश जारी करता है कि या तो दिल्ली छोड़ने से पहले सारी संपत्ति को राजकोष में जमा करा दो, या फिर दिल्ली छोड़ दो, तब तक मैं क्या हूं, बंगाल से वापस दिल्ली आऊं। दोबारा से सुनना, जब ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल के तिरहुत अभियान पर था, तो उसने फरमान जारी करा कि मेरे आने से पहले, दिल्ली आने से पहले, तो या तो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ जाएं आप, या फिर सारी संपत्ति को राजकोष में जमा करा दें। तो प्रति उत्तर में निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, हुनूज दिल्ली दूर अस्ते, दिल्ली अभी दूर है, अभी आओ तो सही दिल्ली। तो ये बात सच साबित हुई, वो दिल्ली आ ही नहीं पाए। बताया जाता है कि उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के निकट अफगानपुर में एक लकड़ी का क्या बनवाया, इनके स्वागत के लिए महल बनवाया। तो बताया जाता है कि उसी के षड्यंत्र से क्या हो गई, उस महल में जैसे ही आए तो उसी महल से वो गिर गई, लकड़ी की जो इमारत थी, और उसी से दबने से इनकी क्या होगी, मृत्यु। तो ये थे ग्यासुद्दीन तुगलक। तो ये ध्यान रखना कि हुनूज दिल्ली दूर अस्ते, ये भी पूछा जाता, दिल्ली अभी दूर है, अभी दूर है, किससे कहा था, ग्यासुद्दीन तुगलक से। तुगलक, बाकी जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये लिखा जाएगा। बताया जाता कि किसी से मिलते नहीं थे, ऐसी पर्सनैलिटी थी, किसी दिल्ली के सुल्तान से नहीं मिले। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने का क्या करा, इच्छा जताई, और उसके लिए अमीर खुसरो से पैगाम भिजवाया कि निजामुद्दीन औलिया के जो अलाउद्दीन खिलजी आपसे मिलना चाहते हैं। तो इन्होंने सफा मना कर दिया कि अगर सुल्तान एक दरवाजे से अंदर आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से क्या हो जाऊंगा, बाहर हो जाऊंगा। और इनके जो गुरु थे वो थे बाबा फरीद। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और सूफी संत पढ़ेंगे तब इन्हें हम डिटेल से पढ़ते हैं। ये गुरु का नाम था, या इनका असली नाम तो फखरुद्दीन गज ए शक्कर था। क्या था असली नाम इनका, बाबा फरीद का, फखरुद्दीन गज ए शक्कर। तो ये याद रखना। तो ये थी क्या थी, प्रमुख पर्सनैलिटी। इनको अच्छे से याद करना, बार बार दोहराना। ये कला और संस्कृति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे सवाल बनने के पूरे क्या रहते हैं, चांस रहते हैं।
तो आज की क्लास में हम यही इतना ही रहने देंगे। धन्यवाद।